तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो हमने पहले चैप्टर 2 और चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं ज्योग्राफी का क्लास 8 का। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। अगर आपने चैप्टर 1 2 नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, मैं बार बार कहता हूँ, आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो आज हम धुआंधार तरीके से पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3। सब लोग रेडी होकर बैठ जाओ, क्योंकि आज हम पूरा आज ही पढ़ेंगे, आज ही समझेंगे, आज ही माइंड में घुसा लेंगे। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं वीडियो के। तो वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बढ़ते हैं आगे। पहले हमको पता है कि एनसीईआरटी में हर एक चैप्टर शुरू होने से पहले एक कहानी दे देता है, ताकि चैप्टर से आप अच्छे से रिलेट कर पाओ। यहाँ पर 3 लोगों के नाम दिए गए, 3 दोस्तों के। गुरप्रीत, मधु एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सॉ अ फार्मर टिलिंग लैंड। एक गांव के पास से जा रहा था जहां पर देखा एक फार्मर खेती कर रहा है। द farmer told him that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। तो फार्मर ने क्या कहा कि मैं वीट ग्रो कर रहा हूँ और हाल ही में मैंने फर्टिलाइजर दिया है, ताकि मतलब मैन्योर दिया है सॉइल में, ताकि सॉइल अच्छे से फर्टिलाइज रहे। He told the children that the wheat would fetch a good price in the mandi from where it would be taken to the factories to make bread and flour। तो ये wheat कहाँ जाएगा? मंडी मतलब लोकल मार्केट्स में जाएगा, जहाँ पे उसका सेलिंग होगा, उनका अच्छा प्राइस फार्मर को मिलेगा। वो प्रोसेस्ड व्हीट मतलब जो स्वीट सेल होगा वो बड़े बड़े फैक्ट्रीज जो शहरों में हैं, बिस्किट फैक्ट्रीज हो गया और भी कई सारी फैक्ट्रीज होगा, जो खाने वाला फैक्ट्री, जो स्नैक्स वाला फैक्ट्रीज है, वहाँ पर चले जाएंगे ये चीज़ और प्रोसेस होके कुछ और प्रोडक्ट बनने के लिए। तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये इस कहानी से हमें क्या समझ में आ रहा है? दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और ये 3 एक्टिविटीज क्या क्या है हमारा? प्राइमरी एक्टिविटीज आ गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज आ गए और टर्शरी एक्टिविटीज आ गए। तो ये जो तीनों एक्टिविटीज है ना, ये आपको क्लास आप 8 में और 9 10 11 12 काफ़ी आप इन एक्टिविटीज के बारे में इन डिटेल्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक इंट्रोडक्शन की तरह ये चैप्टर दिया गया है क्लास 8 में, ताकि आप एक एक को अच्छे से समझ पाए। मैं आपको एक एक को अच्छे से समझने का कोशिश करता हूँ। पहले आते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज। देखिए मैं 3 एग्जाम्पल दूंगा, 3 एग्जाम्पल से आप पूरा का पूरा समझ जाएंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब क्या है? जो खेती करना, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड वर्क्स जो नेचुरल रिसोर्स यूज करके होता है, जैसे फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, जो रॉ मटेरियल्स को यूज करके होता है। और सेकेंडरी एक्टिविटीज मतलब क्या? उन रॉ मटेरियल्स को जब हम प्रोसेस का कर जाता है ना, जो फैक्ट्रीज में जाता है, वो प्रोसेस होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। मतलब प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। और टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर, बैंकिंग हो गया, डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, एक इंजीनियर कोई सर्विस दे रहा है, ऐसे ऐसे सर्विस जो शॉप्स से, लोकल शॉप्स, वहां से आप कोई सर्विस बार के पास से आप बाल कटवा रहे हो, सैलून्स जो है, सभी सर्विस सेक्टर के अंदर पड़ते हैं। तो वो होता है क्या? हमारा टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी मतलब खेती वाला सेगमेंट, सेकेंडरी मतलब फैक्ट्री वाला सेगमेंट, और टर्शियरी मतलब सर्विस वाला सेगमेंट। इन तीनों को आप माइंड में रखते चल के हम आगे समझने वाले हैं। तो एक एक करके आते हैं। पहले आते हैं हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज। Primary activities include all those connected with extraction and production of natural resources। मैंने क्या कहा था? वो वही लिखा है। प्राइमरी एक्टिविटीज का ये एक डेफिनेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। कोई भी डिफिकल्ट डेफिनेशन वाला वगैरह नहीं है। प्राइमरी एक्टिविटीज क्या इंक्लूड करता है? वो सारी चीजें, वो सारी प्रोसेसेस जिसमें नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करके और उसके ऊपर बेस करके हम कुछ प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, गैदरिंग आर गुड एग्जांपल्स। तो ये हमारा गुड एग्जांपल्स हो गया। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है? आर कॉन्सर्न विद द प्रोसेसिंग ऑन दिस रिसोर्सेज। तो प्राइम से, तो यहाँ पर जो स्टोरी था इससे आप रिलेट कीजिए। फार्मर ने वीट बनाया, मतलब वीट ग्रो किया, मंडी में बेचा, वो मंडी वाले जो वीट बेचे, तो जो लोग उससे खरीदे वो गया एक फैक्ट्री में। तो वहां पर जो प्रोसेस होता है, वहां पर होता है कि हमारा सेकेंडरी एक्टिविटीज, मतलब फैक्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोसेसिंग का जो टेक्निक होता है, उससे हम कहते हैं क्या? सेकेंडरी एक्टिविटीज। वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में आता है, जिससे नेचुरल रिसोर्स यानी कि जो रिसोर्स प्राइमरी एक्टिविटीज से हमने प्राप्त किए है, उसको हम फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेंगे। उस सेगमेंट को, उस पार्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग,
बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस एक्टिविटी। देखो सारे इसमें प्रोसेस में चल रहा है। और टर्शियरी हमारा आखिरी एक्टिविटी बच गया क्या, प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। तो ये क्या है, मैंने पहले कहा था, अब एक टर्म माइंड में रखते हुए चलिए कि ये सर्विस सेक्टर वाला चीज है। ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। तो ये सारा क्या है, हमारा टर्शियरी एक्टिविटीज का एग्जांपल्स हो गया। ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट एक सर्विस है जहां पे आप एक जगह से और जगह जा सकते हैं। ट्रेड, बैंकिंग सर्विस है। इंश्योरेंस भी एक सर्विस है। एडवर्टाइजिंग भी सर्विस है। तो ये सब हमारा सर्विस सेक्टर यानी कि टर्शियरी एक्टिविटीज के अंडर में आता है। तो आप लोग पूरा समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना। एग्रीकल्चर क्या है हमारा, एक एक करके हम एक एक एक्टिविटीज को पूरी तरीके से विद एग्जांपल समझेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों, इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइवस्टॉक। ये सब चीजें यहाँ पर होते हैं। मतलब एग्रीकल्चर में हमारा जो फ्रूट्स फ्लावर्स होते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नेचुरल एक्टिविटी यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ द पर्सन आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो पूरे वर्ल्ड में 50% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए हैं। 2/3 ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और इंडिया के 2/3 पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको पता ही है कि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल और एग्रेरियन कंट्री, जहां पर प्रधान काम क्या होता है, जो एग्रीकल्चर होता है। अच्छा, नेक्स्ट, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सोयल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो अच्छा एग्रीकल्चर करने के लिए हमको अच्छे टाइप का सॉइल चाहिए, मतलब जिसमें अच्छे क्रॉप्स ग्रो हो, अच्छा न्यूट्रिएंट्स हो, वैसा सॉइल चाहिए। और क्या चाहिए, अच्छा क्लाइमेट। एक एक क्लाइमेट में, एक एक सॉइल टेक्सचर में एक एक तरह का क्रॉप्स और एक एक तरह का एक्टिविटीज होता है। द लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल लैंड। तो यहाँ पे एक नया टर्म आ गया हमारा, जिसका नाम है एरेबल लैंड। तो एरेबल लैंड क्या है, वही लैंड जहां पे हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एरेबल लैंड कहते हैं। इन द मैप, अगर आपको मैप यहाँ पर हमारा सेकंड पेज में दिया गया है, तो इस पार्ट को हम सेकंड पेज में जाने के वक्त पढ़ेंगे। अब पढ़ते साइड में दिया गया है वर्ड ओरिजिन को। वर्ड एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर करके तो हमारा दिमाग खा गया और आगे भी खाएंगे। तो एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से आ गया, एग्रीकल्चर वर्ड कहाँ से सृष्टि हुआ, डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एगर और एग्री मीनिंग सॉयल एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन। तो यहाँ पर एगर और एग्री इसका मतलब है सॉयल और कल्चर है कल्टीवेशन। ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन में आ सकता है, बहुत बार आ चुका है ये क्लास 8 के स्टैंडर्ड में। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो दूसरी पेज में यहाँ पर हमको एक वर्ल्ड मैप दिया गया है। तो पहले पेज में हमने क्या पढ़ा था कि एरेबल लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम इस मैप में देखेंगे। इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कॉन्सेंट्रेटेड इन दोज रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर सुटेबल फैक्टर्स फॉर द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप एग्जिस्ट। तो कहाँ कहाँ होगा एग्रीकल्चर, जहाँ पर सुटेबल फैक्टर्स होगा, वहाँ जहाँ सुटेबल फैक्टर्स होगा, जहाँ क्रॉप ग्रो कर सकता है, वही होगा क्या, हमारा एरेबल लैंड। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक बार नजर मार लेना। अगर आपके सिलेबस में, मतलब यहाँ पर तो स्कूल वाइज, स्कूल टू स्कूल हेडिंग करते हैं, अगर आपका स्कूल में मैप पॉइंटिंग है तो आपको इसको अच्छे से देखना होगा, अच्छे से करना होगा। एक एक जगह आपको वो स्कूल से रेफरेंस लेना कि अगर सिलेबस में है क्या और कौन कौन से टॉपिक आने वाले, वो आपको स्कूल से देखे देगा। ये जो ग्रीन मतलब एरेबल लैंड जो ग्रीन पार्ट्स होता है ना, यहाँ पर देखिए इंडिया का, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, पूरा ही एरेबल लैंड है, हर जगह खेती होता है। यहाँ पर साइड में चाइना का साइड, जापान यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया हमारा ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर बहुत ग्रासलैंड्स होते हैं, और ये रशिया और यूरोप के कुछ पार्ट्स में हमें दिखने के लिए मिलता है क्या, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरेबल लैंड। नेक्स्ट आता है हमारा डू यू नो दे दिया, ये डू यू नो है ठीक ही, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह सकते हो। अब आपको पूरा पाई टू पाई याद रखना होगा, आपको एग्जाम पूछे जाएंगे, एग्जाम में पूछे जाएंगे श्योरली। एग्रीकल्चर क्या होता है, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग ऑफ क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, वही विज्ञान और वही आर्ट, वही कला जिससे सॉइल के ऊपर कल्टीवेशन किया जाता है, खेती करने के लिए, क्रॉप्स उगाने के लिए, और रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। देखिए एग्रीकल्चर मतलब सिर्फ
क्रॉप फार्मिंग नहीं है, उसमें लाइफ स्टॉक रियरिंग भी आता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग, तो इसे हम फार्मिंग कहते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर ना फार्मिंग आता है, फार्मिंग के अंदर एग्रीकल्चर नहीं है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक किसी किसी को लग सकता है, पर फार्मिंग एग्रीकल्चर का पार्ट है। सेरिकल्चर, कल्चर से कितने कितने वर्ड होते हैं सभी दिया गया है। सेरिकल्चर, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो यहाँ पर सेरिकल्चर क्या होता है, कॉमर्शियल रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म्स, जिसे कहते हैं सेरिकल्चर। जो सिल्कवर्म्स होते हैं ना, उससे सिल्क निकाला जाता है, वो सारे प्रोसेस इस सेरिकल्चर प्रोसेस में किया जाता है। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, फार्मर एग्रीकल्चर के साइड में सेरिकल्चर का एक अलग सा धंधा कर सकते हैं ताकि उसका इनकम जनरेट हो, एक अच्छा इनकम हो, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम हो। फिर आता है कि हमारा पिसिकल्चर, पिसिकल्चर में क्या दिया है, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो फिश को ब्रीड करना मतलब फिश उगाना मतलब फिश को प्रॉपर खाना देना, प्रॉपर उसका ग्रोथ को मेंटेन करना, एक स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जहाँ पर उसका सुटेबल एरिया है, एक टैंक्स और पॉन्ड्स बना के उसे हम कहते हैं क्या, पिसिकल्चर, मतलब फिश का खेती करना। विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स कल्टीवेशन, ग्रेप्स की खेती करना। हॉर्टिकल्चर मतलब वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स फॉर कमर्शियल यूज, मतलब आप घर के पास सब्जी उगा रहे हैं तो वो हॉर्टिकल्चर नहीं होगा। ये कॉमर्शियल यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। कॉमर्शियल यूज के मतलब मार्केटेबल पर्पस के लिए अगर आप वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं क्या, हॉर्टिकल्चर। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिया गया एक छोटा सा डेफिनेशन टाइप का, छोटा सा टॉपिक टाइप का स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। फार्म सिस्टम, फार्म सिस्टम क्या होता है, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट अ सिस्टम एज अ सिस्टम, मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग एक सिस्टम के अंदर चलता है और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट सिस्टम, और इसी सिस्टम को हम फार्म सिस्टम कहते हैं। समझ लीजिए, माइंड में घुसा लीजिए, आपके एग्जाम में आ सकता है। फार्म सिस्टम क्या है, द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी रेफर्ड टू एज फार्म सिस्टम। टुगेदर हम इस वर्ड को ऐसे कह सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स, फार्म सिस्टम में क्या क्या इनपुट्स हमें लगता है, बीज लगेंगे, सीड्स, फर्टिलाइजर्स लगेंगे, मशीनरी लगेंगे, लेबर, और लगेगा क्या हमारा लेबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व प्लाविंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, देखिए सभी काम ना लेकिन लेबर ही करता है, और जिसका काम करते मतलब जो प्लाविंग करना, इरिगेशन, वीडिंग, तो बीज पूतना, तो सभी एक लेबर ही करता है, तो लेबर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। और क्या था हमारा, सीड लगेगा, फर्टिलाइजर लगेगा, मशीनरी लगेगा, सब यहाँ पर केमिकल्स सब है, ये कंपोनेंट्स दिया गया, ये पिक्चर अच्छे से देख लेना एक बार। ये है ह्यूमन इनपुट्स, फिजिकल एंड ह्यूमन, स्टोरेज करना, लेबर, मशीनरी, केमिकल, सब ह्यूमन के द्वारा ही चालित होता है, तो ह्यूमन के बिना कुछ नहीं है। फिजिकल इनपुट्स जो कि है सनशाइन एंड फॉल, टेम्परेचर, जो चीजें हो गया वो फिजिकल फैक्टर्स वाला चीज हो गया। सम ऑफ द ऑपरेशंस हमने देख लिए, द आउटपुट्स फ्रॉम द फार्म सिस्टम, या इस सिस्टम से हमें क्या क्या मिल जाता है, क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। फार्मिंग से हमें क्या किस किस टाइप का प्रोडक्ट्स मिल जाता है, कुछ कुछ दिया गया है, सब नहीं। क्रॉप्स जैसे कि हमारा नॉर्मल वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हो गया। वूल मतलब जो शीप कल्टीवेशन होता है वहां पर ऊल मिलता है। डेयरी कल्टीवेशन का आपको पता ही होगा। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मतलब क्या, अंडा, वो हमें पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के अंदर आता है। तो नेक्स्ट आते हैं कैसे कैसे फार्मिंग के टाइप्स होते हैं। तो इतना देर तक आपको समझ में आया कि फार्मिंग में मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होता है, उनका एक एग्जाम्पल हमने पढ़ लिया। एग्रीकल्चर क्या होता है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सॉइल एंड रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। सेरिकल्चर हमने पढ़ लिया। पिसिकल्चर, विटिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बहुत कुछ पढ़ लिया हमने। फिर आ गया हमारा फार्म सिस्टम। फार्म सिस्टम क्या है हमने जान लिया, पिक्चर देख ली, समझ गया। अब ह्यूमंस का क्या नीड है, क्या क्या लगता है फार्म सिस्टम में, क्या क्या प्रोडक्ट्स हम पा सकते हैं, ये सब हमने ओवरव्यू देख लिया। अब आते हैं इस फार्मिंग के कुछ टाइप्स, कुछ भागों के बारे में, जो कि है एक सब्सिस्टेंस फार्मिंग, एक कॉमर्शियल फार्मिंग। तो यहाँ पर बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी गई है, फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब क्यों मतलब किसके बेसिस पर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कह रहे हैं और कॉमर्शियल फार्मिंग कह रहे हैं, उसके बेसिस पर ही, किसके, डिपेंडिंग अपॉन जियोग्राफिकल कंडीशंस, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, एंड फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये आपको याद रखना होगा, किन किन चीजों के ऊपर और किन किन चीजों के बेसिस पर हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग को भाग कर रहे हैं, उसको डिवाइड कर रहे हैं। जियोग्राफिकल कंडीशन,
डिमांड ऑफ प्रोड्यूस मतलब क्या जो जोग्राफिकल कंडीशन है, क्या क्लाइमेट है, क्या सॉइल टेक्सचर है, क्या डिमांड है उस प्रोड्यूस का, कितना लेबर अवेलेबिलिटी है और क्या टेक्नोलॉजी है। आपको याद रखना होगा इनके बेसिस पर हमें दो टाइप्स की फार्मिंग मिलती है, जो कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, बहुत इजी टॉपिक है, अच्छे से पढ़िए, आपको याद रह जाएगा, कोई आपको दूसरी बार पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स एबिलिटी, मतलब फार्मर्स फैमिली, सॉरी। तो इस टाइप का फार्मिंग से फार्मर्स का फैमिली का जो नीड है वो सिर्फ उन फैमिली का नीड की फुलफिलमेंट हो रही है। क्यों? Traditionally, lower levels of technology and household labor are used to produce small output. Subsistence farming can be classified into intensive subsistence and primitive subsistence farming. तो क्या है यहाँ पर, जो फार्मर क्रॉप्स उगा रहा है, अच्छे से सुनिए, फार्मर्स क्रॉप उगा रहा है उसके फैमिली के कंजम्पशन के पर, मतलब वो कहीं बेचेगा नहीं, कोई अतिरिक्त नहीं होगा, कोई सरप्लस नहीं होगा, वो बेचने वाले के लिए, मतलब बेचने के लिए वो ग्रो नहीं कर रहा, वो खुद के खाने के लिए। राइस मतलब पैडी क्रॉप्स, एक फार्मर की फैमिली ने ग्रो किया, वो खुद के फैमिली के लिए, जब जो हार्वेस्टिंग हो गया तो खुद की फैमिली ने वो राइस खाया, तो इसे हम कहते हैं क्या, सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उनके अंदर भी दो टाइप्स थे, आइए एक बार देख लेते हैं। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या मिलता है, यहाँ पर उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं किया जाता जितना कमर्शियल फार्मिंग यूज किया जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे टेक्नोलॉजी, फैमिली लेबर, प्लाउज वगैरह, जो छोटे मैनुअल टेक्नोलॉजी है वही हमारा देखने के लिए मिल जाता है। द फार्मर कल्टिवेट्स स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर, मतलब ज्यादा लेबर, मतलब पूरा फैमिली काम कर रहा है, समझ लीजिए, और सिंपल टूल्स, क्लाइमेट विथ लार्ज नंबर ऑफ डेज with sunshine and fertile soils permit growing more than one crop annually on the same plot। तो अच्छे सैंक्शन होगा, अच्छे रेनफॉल, अच्छा क्लाइमेट होगा तो एक से अधिक क्रॉप हम एक ईयर में ग्रो कर सकते हैं। राइस इज द मेन क्रॉप, राइस सबसे मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स क्या होता है, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सब अदर क्रॉप्स हमें देखने के लिए मिल जाता है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ग्रो होता है। अदर क्रॉप्स इंक्लूड, इंटेंसिव मतलब बहुत प्रेशराइज फार्मिंग, मतलब इस लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत पॉपुलेशन है, मतलब बहुत एक फैमिली का हर एक मेंबर एक ही लैंड के ऊपर जुड़े हुए हैं, इसलिए इंटेंसिव फार्मिंग हो रहा है, मतलब बहुत इंटेंस फार्मिंग हो रहा है। राइस इज द, पर समझ लीजिए वो खुद फैमिली के कंजम्पशन के लिए है, बाहर सेल करने के लिए नहीं। राइस इज द मेन क्रॉप। अदर क्रॉप्स क्या क्या मिल जाता है हमारा, व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवेलेंट, मतलब कहाँ कहाँ हमें देखने के लिए मिलता है, मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। ये आपको याद रखना, कहाँ कहाँ मिलता है, साउथ ईस्ट, ईस्ट एशिया, मॉनसून रीजन्स में हमें इस टाइप का फार्मिंग देखने के लिए मिल जाता है। साइड में एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, इन दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स, नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। देखिए इस ऑर्गेनिक फार्मिंग एक टाइप नहीं है, ये आप इनसे मत मिला लीजिए, यहाँ पर कॉमर्शियल सब्सिस्टेंसी है, एक अलग से एक इन्फॉर्मेशन दिया गया साइड पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग वही फार्मिंग है जहां पर कोई केमिकल्स का यूज नहीं किया जाता, जो सब नेचुरल और ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमें फर्टिलाइजर की तरह देखने के लिए मिल जाता है वही यूज किया जाता है, और कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन, कोई केमिकल, कोई टेस्टिंग वगैरह नहीं होता, ऑर्गेनिक वे में फार्मिंग होता है, इसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर आगे। तो इस पेज में हमको क्या मिलता है, पिछले पेज में हमने पढ़ा था जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का दोनों टाइप होता है, एक है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हमने इंटेंसिव वाला पढ़ लिया, और अब आते हैं प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इंक्लूड्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नुमानिक हार्डिंग। लो भाई, अब इनके भी टाइप्स हो गए, मतलब सब्सिस्टेंस, उसके अंदर प्रिमिटिव, इंटेंसिव, प्रिमिटिव के अंदर शिफ्टिंग और नोमैडिक हार्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझ लीजिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द थिकी फॉरेस्ट एरियाज ऑफ अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो एक बार एक रीजन देखिए, ट्रॉपिकल अफ्रीका में होता है, अमेज़न बेसिन पर होता है, साउथ ईस्ट एशिया मतलब हमारा साइड जो है वहां पर होता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होता है। देयर आर एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल एंड क्विक रीजेनरेशन ऑफ वेजिटेशन। कहाँ पर होता है, जहाँ बहुत बारिश होता है और वेजिटेशन रीजेनरेशन, मतलब एक बार किसी प्लांटेशन हो गया ना
तो एक बार और वहां पर कल्टीवेट कर सकते हैं, ऐसे टेम्परेचर कंडीशन, ऐसा रेनफॉल वहां पर मिल जाता है। A plot of land is cleared, एक प्रोसेस है। कैसे? मेनली ट्राइबल लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं, आप माइंड में रख लीजिएगा। A plot of land is cleared by felling the trees and burning them, जला के और राख जो होता है वो मिक्स किया जाता है सॉइल से, एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज, कसावा आर ग्रोन। मतलब लैंड जला के जो राख है वो फर्टिलाइजर के तौर पर यूज किया जाता है इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। आफ्टर द सॉइल लूजेस इट्स फर्टिलिटी, द लैंड इज अबंडेंट एंड कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट। शिफ्टिंग कल्टिवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। देखिए, ट्राइबल और फार्मर आता है, लैंड का जो वेजिटेशन है पहले वाला वो जला देता है, वो राख में कन्वर्ट होता है, और वो राख मिट्टी में, राख और ऐश जो वो है वो मिट्टी में मिलता है और वही फर्टिलाइजर काम करता है। वहां पर एक वो आदमी और औरत खेती करते हैं, और वो खेती करने के बाद जब खेती कंप्लीट हो जाता है तो वहां से फिर से वो लैंड खाली करके चले जाते हैं। वो लैंड एबंडन करके, मतलब खाली करके किसी और प्लॉट को ढूंढने में, और प्लॉट को जलाने के लिए वो चला जाता है। इसे कहते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो और जलाओ एग्रीकल्चर। डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स। बहुत सी जगह बहुत से नामों से जाना जाता है। झूमिंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है मेनली, मिल्पा मेक्सिको, रोका ब्राजील, लड़ंग मलेशिया। एक नाम है, आप देख लेना एक बार। अब क्या आता है? नोमैडिक हार्डिंग। Nomadic herding is practiced in semi-arid and arid regions of Sahara and Central Asia and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir। तो यहाँ पर मेनली ये हिली एरियाज में प्रैक्टिस होती है, आप याद रख लीजिए। हिली एरियाज में जो हिली पीपल, मतलब जो नोमैड्स, मतलब जो बंजारा टाइप के लोग होते हैं ना, जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के साथ मूव करते हैं, उसे कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। ये सेंट्रल एशिया, पार्ट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, सहारा, जहां पर जो डिजर्ट माउंटेन्स एरियाज में, वहां पर हमें ये देखने के लिए मिल जाता है। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हर्ड्समैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद देयर एनिमल्स। एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स के साथ साथ मूव करते हैं फॉर फूडर वाटर अलोंग डिफाइंड रूट्स। फूडर और वाटर के लिए एक पर्टिकुलर रूट्स है, जो कि होता है ना, वो पर्टिकुलर नोमैडिक रूट ही होता है। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेस इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स, कि वो जहाँ पर रहते हैं ना, वहां पर एनिमल्स के लिए ठीक ठाक खाना नहीं मिलता, तो उसे दूसरा जगह घूमना पड़ता है, क्योंकि ताकि प्रॉपर खाना, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। शीप, कैमल या गोट्स आर मोस्ट कॉमनली रेयर्ड। दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, हाइड्स एंड अदर प्रोडक्ट्स टू द हर्डर्स एंड देयर फैमिलीज। तो वो क्या है, प्रोसेस है, हर्डर्स रखते हैं एनिमल्स को, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो हार्ड एनिमल्स उन हर्डर्स को ये सब चीजें प्रोवाइड करते हैं, और ऐसे वो लोग कहीं कहीं बिजनेस वाटर, मतलब एक जगह से दूसरी जगह, एक एलिवेशन से दूसरे एलिवेशन वो मूव करते ही रहता है। तो ये था हमारा नोमैडिक हार्डिंग। हमारा चैप्टर का पार्ट 1। होप आपको बहुत मजा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा समझ के चैप्टर को। ये पार्ट 1 है, कमर्शियल फार्मिंग से हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि पार्ट 2 अपलोड होने पे ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए, जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे पर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। तो ऐसे पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।